लहू मुँह लग गया, आपने सुना है ना कई बार। तो इस लहू मुँह लगने का इतिहास से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। आज बात थोड़ी अहमद शाह अब्दाली पे करते हैं। आप कहेंगे कि अहमद शाह अब्दाली इलेक्शन के बीच में कहाँ से आ गया। तो अहमद शाह अब्दाली का एक्चुअल में ताल्लुक है थोड़ा सा। इतिहास की ये आदत है कि वो अपने आप को दोहराता है, इसलिए आज अहमद शाह अब्दाली मुझे याद आ गया। एक सवाल अगर मैं पूछूं कि अहमद शाह अब्दाली सबसे पहले भारत कब आया। सामान्य लोग जो इतिहास के छात्र नहीं रहे या इतिहास से जिनका इतना गहरा जुड़ाव नहीं है, वो उन्हें पानीपत का तीसरा युद्ध याद आएगा। और जब पानीपत का तीसरा युद्ध आएगा तो उस पर भी एक सवाल उठेगा कि आखिर अब्दाली से कहीं ताकतवर, कहीं बड़ा साम्राज्य उस समय मराठों का था, और कंधार से, काबुल से अफ़गान अपने फ़ौज लेकर के और पानीपत तक आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास तक उन्हें ये एहसास नहीं होगा या उनके पास तक ये सूचना नहीं होगी कि मराठा इतना आसान नहीं है मराठों से लड़ना। मराठे बहुत ताकतवर हैं और अहमद शाह अब्दाली को बिल्कुल इस बात का एहसास मैदान में भी हुआ कि मराठों की ताकत क्या है। इत्तफाक था, धोखे थे कि मराठे हारे, वरना अब्दाली ने बच के निकलने की 1000 कोशिशें की थी उस युद्ध से बचने की। तो ये जो पानीपत की हार थी, इसकी जड़ उस दिन पड़ी थी जब अब्दाली के मुंह खून लगा था, हिंदुस्तानी लूट का खून और हिंदुस्तानी धोखे का अंदाज़ा लगने का खून। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भसड़ पर। अहमद शाह अब्दाली अपनी जो शुरुआती दिन थे उनमें नादिर शाह का ग़ुलाम था। अहमद शाह अब्दाली के बाप ने हार के बाद अब्दाली को नादिर को हैंडओवर कर दिया था एक ग़ुलाम के तौर पे, और नादिर ने उसे अपना लौंडा बना के रखा। अभी लौंडे का मतलब क्या होता है ये ज़्यादातर लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो थोड़ा खोजेंगे तो मिल जाएगा। तो अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह जो पर्शियन इन्वेडर था हिंदुस्तान में, उसका ग़ुलाम था, और ये ग़ुलाम बाद में उसका निजी अंगरक्षक बन गया। 24 मई 1739 को जब नादिर शाह की फ़ौजें और मुग़ल फ़ौजें करनाल में आमने सामने थी, तो उस वक्त मुग़ल फ़ौजों की जो तादाद थी वो नादिर शाह की फ़ौजों से 3 गुनी थी, और जो क्षमताएं थीं उनको देखते हुए लगभग मुग़लों का कोई मुश्किल नहीं आती मुग़लों को नादिर शाह को रोकने में। लेकिन हुआ कुछ उलट। 8 किलोमीटर की जो मोर्चेबंदी थी करनाल में, उसमें से कब दीनी भाईचारे के नाते मुग़ल हट गए, मुग़लों के जो रिश्तेदार थे वो पीठ दिखा गए। मुग़ल फ़ौज का 60% हिस्सा मैदान छोड़ गया, तोपखाना दिल्ली की तरफ रवानगी डाल गया। तो ऐसे में जो मोर्चे में स्थानीय सैनिक थे सिर्फ वो रह गए। उन्होंने मुकाबला किया करनाल की जंग में नादिर शाह का, लेकिन नहीं रोक पाए, और लगभग कुछ घंटों की लड़ाई में 30 से 35 हज़ार की तादाद में जहादी फ़ौज द्वारा काट डाले गए। उसके बाद नादिर शाह दिल्ली पहुंचा, और जो दिल्ली का प्रसिद्ध कत्लेआम है वो 22 मार्च 1739 को हुआ। 22 मार्च को उसने अपनी तलवार उठा कत्लेआम का हुक्म दिया, और उस कत्लेआम को करने की जिम्मेदारी जिस सिपह सालार को दी गई थी उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। बाद में अब्दाली पड़ा तब अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में दिल्ली में वो कत्लेआम किया गया। तो इस सब का हिस्सा रहा था अहमद शाह अब्दाली। उसे पता था कि क्या क्या हुआ था जब नादिर शाह गया था, कितना आसान है यहाँ पे गद्दारी ढूंढ लेना, यहाँ पे भगोड़े कायर ढूंढ लेना। तो जब 20 जून 1747 को नादिर शाह मर गया, तो उसका ये लौंडा जो था अहमद शाह अब्दाली उसके खजाने को और कुछ और भी चीज़ें समेट के अफ़गानिस्तान भाग आया, और यहाँ उसने फिर खड़ा किया अपना खुद का साम्राज्य। 1760 में मुग़ल रोहिल्ला वजीर था, वो अब्दाली के पास पहुंचा मराठों के अगेंस्ट सहायता के लिए या भड़काने के लिए, और उसने राज़ी कर लिया अब्दाली को, क्योंकि अब्दाली के मुंह खून कब लगा था? अब्दाली के मुंह खून लगा था 1739 में। तो उसे बड़ी आसानी से बात समझ में आ गई और उसने हिंदुस्तान के लिए कूच किया।
मराठों की ताकत जानते हुए भी किया। और जो 1739 में अब्दाली के मुंह खून लगा था, उसी का नतीजा था पानीपत का तीसरा युद्ध। और ठीक इतिहास ने खुद को रिपीट किया। जो बैटल ऑफ करनाल में हुआ था वही बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हुआ। जिन सिखों के लिए मराठों ने ये दुश्मनी मोल ली थी, वो अब्दाली की सप्लाई लाइन को काट नहीं पाए, आराम से उन्होंने सब चलने दिया। हिंदुस्तान में बड़े हिंदू राज्य थे उत्तर भारत में, और उनमें से किसी एक ने भी मराठों को अनाज तक उपलब्ध नहीं करवाया। करवा सकते थे, नहीं करवाया था, लेकिन वही सारा खाना पीना अनाज अब्दाली को आराम से मिलता रहा। फिर उसके बाद जो हुआ सभी को पता है। ठीक ऐसे ही जो हिंदुस्तान का विपक्ष है, उसके मुंह खून लगा था सन 2018 में। मध्य प्रदेश के सीएम हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान जी, और बात का बतंगड़ बनाते हुए सवर्ण वोटरों को भड़काया, और माई का लाल वाली कहानी जो पनपी, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपत्तिजनक कह दिया हो शिवराज सिंह ने। किसी जाति को लेकर कोई कमेंट नहीं किया था, किसी पर कोई उंगली नहीं उठाई थी। एक सामान्य बोलचाल की भाषा में जिस तरह हम लोग बात करते हैं, कह रहे यार किसी की हिम्मत नहीं है जो ऐसा कर दे, उसी अंदाज में उन्होंने कह दिया था किसी माई की लाल में इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन उस बात का बतंगड़ बनाया गया, और उसके बाद जो अभियान चला, क्योंकि शिवराज सिंह ने भी जिस तरह से मध्य प्रदेश में काम किया था, उससे एक बात तय है, उस समय भी थी आज भी है, कि जो वहाँ का एसटी वोटर है, 21% के करीब एसटी है मध्य प्रदेश में, वहाँ का दलित है, वहाँ का ओबीसी का बड़ा हिस्सा है, गरीब तबका है, वो मामा के साथ बिल्कुल उस तरह से जुड़ा हुआ महसूस करता है कि जैसे मामा उनके घर के सदस्य हों। तो उनमें तो टूट की उम्मीद कम थी, तो जो खाता पीता तबका था उसमें टूट पैदा की गई। टूट का असर हुआ, बहुत थोड़े वोट से, बहुत थोड़े से मामूली से वोट के डिफरेंस से 2018 चुनाव शिवराज सिंह हार गए। हालांकि उसके बाद कैसे उनकी वापसी हुई वो एक अलग कहानी है। चंबल क्षेत्र की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। तो 2018 में जो खून मुंह लगा था, उसी का इस्तेमाल वर्तमान में विपक्ष ने फिर करने की कोशिश की है। राजस्थान में की है, उत्तर प्रदेश में की है, मध्य प्रदेश में भी की है, बिहार में की है। खून मुंह लगा हुआ है, मालूम है कहाँ तोड़ा जा सकता है। जब कोई उपाय कारगर नहीं हो तो एक ही तरीका होता है कि जाति के आधार पर बांट दो, और उसी का 2018 में सफल प्रयोग भी हुआ था। लेकिन क्या वर्तमान में मध्य प्रदेश में इस तरह का कुछ संभव है? मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं, और 29 सीटों की अगर मैं बात करूं तो इस बार एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे दिख रही। पार्टी ने कहीं भी टिकट वितरण में जहां गड़बड़ महसूस हुई वहां रियायत नहीं की। भोपाल से प्रज्ञा सिंह का टिकट काटा गया, और ये एक बड़ा साफ संदेश है कि जब आप निजी जीवन में क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो आपकी अलग चीज़ है। जब आप पार्टी लाइन पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं, पार्टी के किसी पद पे हैं, तो आपको वही बोलना चाहिए जो पार्टी द्वारा तय किया हुआ है, और ये अनिवार्य है। अनुशासन से किसी को भी मुक्त नहीं किया जा सकता, और अनुशासनहीनता से पार्टी चल भी नहीं सकती। कई टिकट और भी कटे, बड़े कटे। कुछ लोग विधानसभा में शिफ्ट हुए, इस वजह से कटे, और कुछ चूंकि पार्टी लाइन से थोड़ा दाएं बाएं हो रहे थे इसलिए कटे। तो टिकट वितरण मध्य प्रदेश में शायद, अगर मैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार की बात करूं तो उससे मध्य प्रदेश में ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है, ज़्यादा मजबूत है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 24 ऐसी हैं कि जहां वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो भाजपा को बड़ी अच्छी बढ़त है। इतनी है कि जहां कम से कम वोटिंग लो हो, हाई हो, इस बात को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, और जीत सुनिश्चित है। तो 24 सीटों के विषय में कोई विचार करने की, कोई बात करने की आवश्यकता ही नहीं। इवन रायगढ़ जैसी सीट जहां से दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं चुनाव, वो भाजपा बिल्कुल लगातार चौथी बार जीतने जा रही है। दिग्विजय सिंह हार रहे हैं, भोपाल से भी हारे थे और अपने गृह नगर रायगढ़ से भी हार रहे हैं। चंबल की सीटें हैं, छिंदवाड़ा है जहां संघर्ष है, निमाड़ और चंबल में, और संघर्ष भी उतना गहरा नहीं। सिर्फ 2 ही सीटें ऐसी हैं जहां संघर्ष कुछ करीबी आ सकता है, एक भिंड और दूसरी छिंदवाड़ा। बाकी कहीं भी मुझे करीबी संघर्ष आने की संभावना नहीं दिख रही है। भिंड में भी एक वोटिंग पैटर्न रहा है वैसे तो ऐतिहासिक तौर पर कि ब्राह्मण वोट कांग्रेस की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होता है, और जो राजपूत वोट है, और उसके साथ क्योंकि यादवों की संख्या भिंड में काफ़ी अच्छी है, तो राजपूत और यादव वोट ये दूसरे पाले में चला जाता है। और कभी जब बीजेपी में ब्राह्मण वोट बीजेपी की तरफ आ जाता है, कभी जब ब्राह्मण वोट बीजेपी की तरफ आता है तो ये वोट दूसरी तरफ चला जाता है। ये वहाँ भिंड में, चंबल में चलता है। लेकिन इस बार स्थितियाँ अलग हैं।
इस बार यादव वोट जो है भिंड जनपद का वो बीजेपी के साथ है, और ओबीसी की अदर जातियों की लोध वोट है और अन्य भी गुर्जर हैं, ये सीधे सीधे बीजेपी के साथ है। और ब्राह्मण वोट भी लगभग एकमुश्त इस बार बीजेपी के साथ। ब्राह्मण वोट में बंटवारा दिखाई नहीं दे रहा, राजपूत वोट में बंटवारा है, कुछ राजपूत वोट कांग्रेस की तरफ झुक रहा है। तो थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति बनेगी, रिजर्व सीट है। उम्मीद फिर भी मुझे ये है कि भिंड सीट भी अंतोगत्वा कम मार्जिन से सही लेकिन निकाल ली जाएगी। नकुल नाथ के साथ करीबी मामला है छिंदवाड़ा। हालांकि नकुल के लिए भी सीट आसान नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ भाजपा के अंदर के तत्व भी हैं तो नकुल जीत भी सकते हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत है। 19 में 24 जैसे मैंने कहा कि मजबूत सीटें हैं। अब 24 से बीजेपी की गिनती ऊपर बढ़ना शुरू होगी। ये 25 जाएगी, 26 जाएगी, 27 जाएगी, 28 जाएगी, 29 पे जाके क्लीन स्वीप करेगी। ये कुछ भी हो सकता है। 24 से ऊपर जाएगी ये कन्फर्म है, 24 से नीचे आने की कोई संभावना नहीं। तो ये है मध्य प्रदेश का हाल। इस बार तो मामा शिवराज भी केंद्र में आने वाले हैं और निश्चय ही केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए आने वाले हैं, तो कुछ उसका भी असर होगा। भांजियाँ, उनकी बहनें मामा को धोखा नहीं देती हैं, मध्य प्रदेश में ये सभी जानते हैं। बाकी मामा को कितना प्यार मिला ये 4 जून को पता चलेगा। राम राम।